नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र। दोस्तों, यहाँ हम राष्ट्रपति सीरीज के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्यों एवं शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं, जो भी सामान्य काल में प्रयुक्त की जाती है। इससे पहले वाली वीडियो तक हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का अध्ययन करने वाले हैं। राष्ट्रपति को कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हुआ है, कौन कौन सी न्यायिक शक्तियों संबंधित वो कार्य करते हैं, इन सब बातों का हम डिस्कस करेंगे। शुरू से लेकर आप अंतिम समय तक वीडियो जरूर देखें मित्रों, क्योंकि अगर मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ तो ज़रूरी नहीं मैं शुरू में बता दूँ। जहाँ पर वो विषय आएगा वहीं पर अलग से कुछ बताया जाएगा। और न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आपने जो भी पढ़ा होगा वो सब बातें तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। इसके अलावा वो सब बातें भी यहाँ बताने वाला हूँ। कुछ बातें ऐसी है जो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमने राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में अध्ययन किया था, राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधित कुछ बातें उस समय में नहीं बता पाया, स्किप हो गई थी, तो मैंने लिख रखा है, वो पहले से आप देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन वैसे यहाँ से बन सकता है, संविधान सभा में सरदार हुकम सिंह ने, जो कि राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं, सरदार हुकम सिंह राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, इन्होंने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा था कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी किया जाए। मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी किया जाए। संविधान सभा में ऐसा प्रस्ताव रखने वाले संविधान सभा के सदस्य हुकम सिंह थे, जो कि राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इस कारण से यहाँ पर यह क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो आप इस बात का ध्यान में रखें। आगे एक और बिंदु मुख्य रूप से है इसमें एच.वी. कामत का पूरा नाम है हरि विष्णु कामत ने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा था कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि 4 सप्ताह रखी जाए। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 4 सप्ताह रखी जाए। इस बात का प्रस्ताव संविधान सभा में हरि विष्णु कामत ने रखा था। लेकिन अभी वर्तमान में 6 सप्ताह है, इस बात का आप ध्यान में रखें। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने अध्यादेश की अवधि 4 सप्ताह रखने संबंधी प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था। दूसरा, संसद में विचाराधीन किसी भी विषय पर भी, अगर संसद में कोई विषय विचाराधीन है, उस पर अभी कोई विधेयक पारित नहीं हुआ है, कोई कानून नहीं बना है, उस विषय पर भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो तीनों पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इस बात को ध्यान में रखें। हुकम सिंह वाला, जो कि राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। किस सदस्य ने 4 सप्ताह की अवधि रखने का प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में अध्यादेश संबंध में, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। और क्या संसद में चल रहे किसी विषय पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, तो इसका आंसर हमारा हाँ में होना चाहिए। इस बात का भी हमको ध्यान में रखना है। तो ये थी अध्यादेश संबंधित 2-3 बातें जो मैं उस समय पर नहीं बता पाया। अब आगे हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का अध्ययन करते हैं। आज हम विशेष रूप से राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से आज बात करेंगे आर्टिकल 72 की, आर्टिकल 124 क्लोज 6 की, और 214 और 216, 217। हम इन आर्टिकल्स के ऊपर आज बात करने वाले हैं। 72 में क्या है, 124 में क्या है, 124 में क्या है, 214 में क्या है, 216 में क्या है, 217 में क्या है। ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों संबंधित कुछ अनुच्छेद है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं पहले आर्टिकल 72। इसमें राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ दी गई है। राष्ट्रपति किसे क्षमा कर सकता है अपनी इन शक्तियों के अंतर्गत?
तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्षमा कर सकता है जिसे न्यायपालिका द्वारा दोषी ठहराया गया हो। जिसको न्यायपालिका द्वारा दोषी ठहराया गया हो, राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों के अंतर्गत क्षमा कर सकते हैं। जो कि किन मामलों में दोषी ठहराया गया हो, दोषी ठहराया गया हो न्यायपालिका द्वारा, लेकिन किन मामलों में, तो ये सब मामले होंगे संघ सूची, एवं समवर्ती सूची। संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत, विषयों के अंतर्गत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को, इस व्यक्ति को राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षमा कर सकते हैं, या फिर सेना के न्यायालय द्वारा, सेना न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सजा हुई हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, या फिर किसी को मृत्युदंड की सजा दी गई हो, मृत्युदंड की सजा दी गई हो। इन तीन विषयों के अंतर्गत राष्ट्रपति अपनी संविधान की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और इन तीन विषयों के अंतर्गत ही वो और किसी व्यक्ति की सजा को माफ करने की शक्ति रखते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान में रखें। संघ सूची, समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत, अर्थात जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है, उन विषयों के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है न्यायालय के द्वारा, तो राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो दी गई उनका प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। दूसरा, सेना न्यायालय द्वारा यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। तीसरा, मृत्युदंड की सजा दी गई हो तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को कौन कौन सी समाधान की शक्तियाँ प्राप्त है, इनकी हम बात करें। इसको उठा देता हूँ मैं एक बार फिर से। कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है, यहाँ पर ध्यान में रखिए आप। पहला, क्षमा, क्षमा की शक्ति प्राप्त है। दूसरा, लघुकरण, लघुकरण। तीसरा, परिहार, परिहार। और चौथा इसके अंदर विराम, और पांचवा है परिविलंबन, परिविलंबन। ये 5 प्रकार की राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां प्राप्त है। अब इसके अंदर क्या करता है, किसी व्यक्ति को सजा हुई एक न्यायालय के द्वारा, तो राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति की सजा को पूर्णतः माफ कर सकते हैं, पूर्णतः माफ कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को पूर्णतः माफ कर देते हैं तब वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है, सामान्य हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे उसने कोई अपराधी नहीं किया हो। लघुकरण में क्या होता है, सजा की प्रकृति, सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है, सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई है न्यायालय के द्वारा और वो व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए उसकी सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं। प्रकृति बदल सकते हैं मतलब यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है तो राष्ट्रपति उस फांसी की सजा को माफ करते हुए उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। यहाँ पर प्रकृति चेंज हो गई है, फांसी से उसको आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। यहाँ पर जो सजा थी उसकी प्रकृति चेंज हो चुकी है, ध्यान में रखना। मैं यहाँ पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे हमारा परिहार है, इसके अंदर सजा की अवधि को कम किया जाता है, अवधि को कम किया जाता है, सजा की प्रकृति वैसे की वैसी ही रहती है। परिहार के अंतर्गत सजा की अवधि को कम किया जाता है, प्रकृति वैसी की वैसी रहती है। मतलब जैसे यदि किसी व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिली है, सश्रम कारावास की सजा मिली है,
तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति की सजा को जो मिला है उसकी प्रकृति को चेंज नहीं करेंगे परिहार के अंतर्गत, बल्कि उसकी जो सजा है उसको 5 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास में बदल सकते हैं। उसको वही कार्य करना पड़ेगा जो उसको मूल रूप से सजा में मिला है, सजा के रूप में मिला है। लेकिन राष्ट्रपति उसकी जो सजा की अवधि है उसको कम कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों बातें आप ध्यान में रखना। लघुकरण का मीनिंग क्या होगा? लघुकरण में राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल देते हैं। फांसी की सजा से हमने उसको आजीवन कारावास की सजा दे दी, तो यहाँ पर प्रकृति बदल रही है लघुकरण में। और परिहार में सजा की अवधि को कम किया जाता है। सजा वही रहेगी, जो सजा न्यायालय ने दी है वही सजा रहेगी, लेकिन उसकी अवधि को कम कर दिया जाता है। आगे आता है विराम। मूल रूप से जो सजा मिली है किसी व्यक्ति को, मूल रूप से मिली सजा को विशेष परिस्थितियों में कम करना, विशेष परिस्थितियों में कम करना, यानी कि जो सजा मिली है उनको विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं? कोई व्यक्ति जिसको सजा हुई है वो जेल में रह रहा है और जेल में रहते हुए वो बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के दौरान उसको किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और अपनी बीमारी के कारण वो व्यक्ति यदि हॉस्पिटल में 1 साल 2 साल 3 साल रह जाता है और उसके बाद में राष्ट्रपति समक्ष यदि वो दया याचिका प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति उसकी जो उसने समय गुजारा हॉस्पिटल के अंदर, उस हॉस्पिटल के समय को सजा में, जो सजा उसको मिली है 10 वर्ष का, 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, उस सजा में से कम करते हुए उसको राहत प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। विराम का मतलब क्या होगा? परिविलंबन का मतलब होता है सजा को स्थगित करना, कुछ समय के लिए सजा को स्थगित करना। कुछ समय के लिए राष्ट्रपति सजा को स्थगित कर सकते हैं। परिविलंबन के अंतर्गत मुख्य रूप से फांसी की सजा को स्थगित किया जाता है, फांसी की सजा को, क्योंकि उसको अवसर दिया जाता है कि कहीं न कहीं कुछ गलत नहीं हुआ हो, किसी साथ में अन्याय ना हो, इसलिए सजा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति स्थगित कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की 5 प्रकार की शक्तियाँ है। विशेष रूप से आपको लघुकरण को और परिहार को ध्यान में रखना है। लघुकरण में सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है, जबकि परिहार में सजा की प्रकृति वो ही रहती है लेकिन उसकी अवधि को कम कर दिया जाता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। अब यहाँ तक तो आप लोगों ने सबने अध्ययन किया हुआ है, यहाँ तक आप सब लोगों ने अध्ययन किया हुआ है, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अंतर्गत ये निम्न प्रकार की समाधान की शक्तियाँ प्राप्त है। लेकिन इसके आगे मैं आपको अब वो बातें बताने वाला हूँ 1-2 जो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो सकता है पढ़ा भी हो, इतना तो नहीं कहूँगा नहीं पढ़ा हो, लेकिन अधिकतम बच्चों तक वो बातें नहीं पहुँच पाती है जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। राष्ट्रपति क्या इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है? क्या राष्ट्रपति जो 5 प्रकार की शक्तियाँ हमने पढ़ी है, लघुकरण करना, विराम करना, क्षमा करना, परिहार, परिविलंबन वाली, क्या इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र है? क्या राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग करते हैं? तो मित्रों यहाँ पर हमारा जवाब होना चाहिए नहीं। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान में रखें, राष्ट्रपति समाधान शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। इस बात का आप ध्यान में रखें। स्वतंत्र नहीं है राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, और मुख्य रूप से जो राष्ट्रपति की दया याचिका संबंधी या समाधान की शक्तियां संबंधी समाधान शक्ति संबंधी जो विषय है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है।
गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो विशेष रूप से इन विषयों के अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य गृह मंत्रालय करता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। और राष्ट्रपति की सलाह से करते हैं ये तो है ही, लेकिन मैं आपको एक विवाद यहाँ पर बताने वाला हूँ। उस विवाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति को अपनी संविधान की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करना चाहिए। तो वो कौन सा विवाद है यहाँ पर अपने को पढ़ना है, उसको इम्पोर्टेंट करके आपको याद में भी रखना है। मारू राम बनाम भारत संघ, मारू राम बनाम भारत संघ 1980 का ये विवाद है। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति अपने संविधान की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। इस बात का ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति अपनी संविधान की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। किस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का निर्णय दिया है? तो यहाँ पर मारूराम विवाद हमको ध्यान में रखना होगा। अब आगे मेरा क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति ने जो संविधान के संदर्भ में जो भी निर्णय लिया है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? संविधान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने जो भी निर्णय लिया है, क्या उस निर्णय को हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं? क्वेश्चन ये है। तो मित्रों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, उसको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। आधार क्या होगा? आधार हम ये बता सकते हैं, ये लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति ने अपने संविधान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी राजनीतिक प्रभाव में आकर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। भेदभावपूर्ण रहते हुए राष्ट्रपति ने इस दया याचिका पर अपना निर्णय लिया है। इस आधार पर हम राष्ट्रपति की संविधान की शक्तियाँ जो उसने प्रयोग की है, उसके संदर्भ में हम न्यायालय में चुनौती उसको दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस बात का आप ध्यान में रखें। तो न्यायालय, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ आर्टिकल 72 के अंतर्गत संविधान संबंधित मुख्य रूप से यही बनती है। इसके अलावा कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बाहर से नहीं आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि यही क्वेश्चन बनते हैं, यही सब बातें राष्ट्रपति की न्यायिक संविधान की शक्तियों के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं हम आगे आर्टिकल 1 to 4 की। आर्टिकल 1 to 4 में क्या दिया गया मित्रों? आर्टिकल 1 to 4 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, इस बात की व्यवस्था की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट 124 में दिया गया है। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो मित्रों, जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं यहाँ पर। तो अपने को इस बात का ध्यान में रखना है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं 124 क्लॉज 2 के तहत। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, इस बात का हमको ध्यान में रखना है। शपथ दिलाने का कार्य कौन करते हैं? शपथ कौन दिलाएगा? तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख है 124 क्लॉज 6 में कि शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता आगे, क्या राष्ट्रपति के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कार्य कर सकता है? क्या राष्ट्रपति के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कार्य कर सकता है? तो यहाँ पर मित्रों आपका जो भी आंसर हो, मैं अपना आंसर आर्टिकल 124 क्लॉज 6 के तहत देना चाहूँगा। आर्टिकल 124 क्लॉज 6 में साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलवाएंगे, और यदि वो व्यक्ति भी दिला सकता है जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे, यानी कि अन्य व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिला सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति कौन होगा? वो व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा
नियुक्त किया हुआ, प्राधिकृत किया हुआ होगा, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कार्य कर सकता है, राष्ट्रपति के अतिरिक्त भी। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, तो ये होता है आर्टिकल 124 को लेकर। यहाँ पर हम इतनी बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल हम बात करते हैं 214 की। आर्टिकल 214, तो मित्रों आर्टिकल 214 में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। और आर्टिकल 217 क्या कहता है? आर्टिकल 217 क्या कहता है इस संदर्भ में कि हाईकोर्ट के जो जज होंगे उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है या राष्ट्रपति करता है? आर्टिकल 217 के तहत, आर्टिकल 217 के तहत हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है मित्रों, राष्ट्रपति करते हैं। और आर्टिकल 216 क्या कहता है? अब अनुच्छेद 216 में मैं आपको वो बात बताने वाला हूं, यदि आपने अनुच्छेद 216 को पढ़ा होगा कभी तो आपको पता होगा, अन्यथा नहीं। मैं यहां पर आपको वापस सुप्रीम कोर्ट पर लाना चाहता हूं। आर्टिकल 124 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश नहीं होंगे, इस बात की व्यवस्था संसद करेगी। संसद ही ये निर्धारित करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, कितने न्यायाधीश नहीं होंगे। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, कितने न्यायाधीश नहीं होंगे, किस राज्य के हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, कितने न्यायाधीश नहीं होंगे, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? यहाँ पर संसद कर रही है। अब मेरा क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, इस बात का निर्धारण संसद करेगी। लेकिन हाईकोर्ट में, किसी हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, कितने नहीं होंगे, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? तो ऑप्शन ये है मित्रों, ऑप्शन नंबर 1 संसद, ऑप्शन नंबर 2 राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति और 4 नंबर का ऑप्शन होगा यहाँ पर राज्यपाल। कौन व्यक्ति, कौन सी बॉडी हाईकोर्ट के जजों की संख्या का निर्धारण करेगी? यदि आपने आर्टिकल 216 को पढ़ा होगा तो मित्रों आपने सही सोचा होगा आपके मन में, यदि पढ़ा होगा सही से तो, और यदि नहीं पढ़ा होगा तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत भी हो सकता है, आपका आंसर यहाँ पर गलत भी हो सकता है। मैं मेरी मर्जी से कुछ नहीं बताऊंगा आपको, मैं अनुच्छेद 216 में जो लिखा है वो बताऊंगा। अनुच्छेद 216 स्पष्ट रूप से इस बात का प्रावधान करता है कि हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, कितने न्यायाधीश होंगे, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यदि आपने अनुच्छेद 216 का अध्ययन नहीं किया है तो यहाँ पर आप गलत आंसर जरूर दोगे। आप या तो विधानमंडल साथ में जाओगे या फिर राष्ट्रपति साथ में, जहाँ तक मेरी संभावना है। लेकिन यहाँ पर या तो आप विधानमंडल साथ में जाओगे या फिर राज्यपाल के साथ में, यहाँ पर ध्यान में रखते हुए। लेकिन यहाँ पर आपको राष्ट्रपति को ध्यान में रखना है। हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, कितने नहीं होंगे, इस बात का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 216 इस बात का स्पष्ट प्रावधान करता है, इस बात का अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, तो यह है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से संदर्भित कुछ बातें, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत कुछ बातें आर्टिकल 143 को लेकर बची हुई है, बस उसको करने के बाद में हम ये राष्ट्रपति सामान्यकालीन जो कार्यम शक्तियाँ हैं इनको पूरा कर लेंगे। उसके बाद में जो इमरजेंसी वाली शक्तियाँ हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।